हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रॉन्च एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर। तो हम जो हमारा कल का टॉपिक था पार्लियामेंट, उसके अंदर हम चर्चा कर रहे थे लोकसभा उपाध्यक्ष, जो हमने कल आखिरी टॉपिक देखा था। पर उससे पहले हमने देखा था कि जो संसद के जो सदस्य रहते हैं उनको किस प्रकार से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो उसके अंदर अपन ने सबसे पहले देखा था दोहरी सदस्यता के बारे में। दोहरी सदस्यता के अंदर क्या कि एक जो सांसद है वो दो सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है, चाहे तो लोकसभा का सदस्य होगा या राज्यसभा का सदस्य होगा। अगर वो 10 दिनों के अंदर फैसला नहीं देता है खुद के स्वविवेक के निर्णय से, तो क्या उसके राज्यसभा की सीट खाली मानी जाती है। ये अपन ने कल इसके अंदर देखा था। इसके बाद में अपन ने देखा था निरर्हता, अब वो क्या कर सकता है, पद का त्याग कर सकता है। और अनुपस्थिति अर्थात क्या, 60 दिनों से अधिक वो अगर सदन में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट खाली मानी जाती है। इसके बाद अपन ने देखी थी अन्य स्थिति, क्या कि सदन के द्वारा उसे निष्कासित कर दिया जाता है, या अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो या किसी राज्य का उसको राज्यपाल बना दिया जाए अपने पास में। ठीक है। इसके बाद अपन ने क्या देखा, शपथ के उल्लेख के प्रावधान क्या था। अगर कोई भी संसद के प्रत्येक सदन का सदस्य बिना शपथ के सदन की कार्यवाही में भाग लेता है तो क्या उसको अपन 500 रुपये जुर्माना लगेगा। ठीक है। अगर वो सदन का सदस्य नहीं है और सदन के सदस्य के रूप में बैठेगा तो उसे कितने रुपए देना होगा, 500 रुपये जुर्माना देना होगा। ठीक है, शपथ या प्रतिज्ञा लेने से पहले अपने को। ठीक है। इसके बाद अपन ने क्या देखा, वेतन और भत्तों के बारे में। तो वेतन और भत्ते किससे दिए जाते हैं, भारत की संचित निधि के कोष से दिए जाते हैं अपने पास में। ठीक है। भारत की संचित निधि पर भारत होते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी हो, चाहे वो मंत्रिपरिषद हो, चाहे प्रधानमंत्री की सैलरी हो। ठीक है। इसके बाद में अपन ने क्या देखा था, वेतन और भत्ते अपन देख चुके थे। इसके बाद संसद के पीठासीन अधिकारी, पीठासीन यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर की अपन ने बात करी थी। तो इसके अंदर अपन ने देखा था कि संसद का जो मेन अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष की बात अपन ने करी थी। तो लोकसभा अध्यक्ष की अपन ने बात करी। अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो उपाध्यक्ष बैठक करता है, और अगर सदनों की दोनों संयुक्त बैठक होती है तो लोकसभा अध्यक्ष उसको क्या करता है, अध्यक्षता करता है। परंतु अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो लोकसभा उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा। परंतु लोकसभा उपाध्यक्ष भी अगर अनुपस्थित रहेगा तो करेगा राज्यसभा का उपसभापति। उपसभापति यानी हरिवंश नारायण सिंह की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष अपन ने देखा था क्या कि पहली बैठक के पश्चात जो बहुमत दल के नेता रहते हैं सदन के अंदर ही, वो क्या करते हैं, एक सदस्य का चुनाव करते हैं, वही लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है अपने पास में। इसके बाद अपन ने सब देखा था कि वो सदन का सदस्य नहीं रहता है। अगर लोकसभा तक क्या उसके बारे में समाप्त हो जाता है उसका पद, तो वो सदन का सदस्य नहीं रहेगा तो लोकसभा अध्यक्ष का पद समाप्त हो जाएगा और वो उपाध्यक्ष को क्या कर दे, अपना त्याग पत्र संबोधित कर दे। ठीक है। इसके बाद अपन ने क्या देखा, लोकसभा अध्यक्ष की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में। तो देखो, अगर आप लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाते हो तो आपको उसे कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। ठीक है। अगर जब उस पर कार्यवाही चल रही है तो ना तो वो सदन की बैठक की अध्यक्षता करता है, ना ही किसी कार्यवाही में भाग लेता है, परंतु वो कार्यवाही में चर्चा की जा सकती है और ना ही उस पर आलोचना होगी कि वो कार्य किस प्रकार से करता है और आचरण की लोकसभा के अंदर। ठीक है। इसके बाद अपन ने देखी भूमिका, शक्ति और कार्यों के बारे में। तो क्या सदन की कार्यवाही और संचालन के लिए वो नियम और विधि का निर्वहन करता है, और सदन के भीतर क्या वो भारत संविधान के लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के बारे में अंतिम व्याख्याकार होता है। इसके बाद अपन ने देखा था अध्यक्ष का क्या कर्तव्य होता है कि गणपूर्ति कोरम में सदन को स्थगित कर दे। अब गणपूर्ति क्या होती है, कम से कम 1/10 सदस्य सदन में उपस्थित रहे। अब 543 सीट से अपनी तो 54.3 1/10 होगा, अर्थात 55 सदस्य मिनिमम सदन में उपस्थित होने चाहिए। अगर वो उपस्थित नहीं हुए तो उपस्थिति के अभाव में सदन को स्थगित कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है। अब मान लो किसी भी मुद्दे पर समान रूप से वोट आ गए तो जो अंतिम वोट होता है ना, मतलब समान मत की स्थिति में कौन वोट करता है, अंतिम वोट लोकसभा अध्यक्ष अंतिम वोट करता है अपने पास में। ठीक है। इसके बाद अपन ने ये देखा था कि लोकसभा अध्यक्ष किस किस के अध्यक्ष होते हैं सदन के अंदर, कार्य मंत्रणा समिति के, नियम समिति के और सामान्य प्रयोजन समिति के अपने पास में। ठीक है, ये अपन देख चुके थे। इसके बाद जो आज अपन ट्राई करेंगे, मतलब जो आज अपन पढ़ेंगे वो अपन लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में अपन ने कल थोड़ी बहुत देखी थी, आज इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो, लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में अपन ने क्या क्या देखा। सबसे पहले कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, मतलब अध्यक्ष के अधीन वो कार्य नहीं करता है। उपाध्यक्ष क्या है, स्वतंत्र होता है अपने कार्य करने के लिए। ठीक है। अब इसके बाद किसके प्रति उत्तरदायी होगा, उपाध्यक्ष अपने संसद के प्रति उत्तरदायी होगा, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और उपाध्यक्ष के पास एक विशेष अधिकार होता है जब भी किसी संसदीय समिति का उसे सदस्य बनाया जाता है तो। ठीक है।
इसके बाद ये अपन ने देखा था कि उपाध्यक्ष सदन के अन्य दूसरे सदस्यों की तरह होता है, उसे सदन में बोलने का भी अधिकार है, कार्यवाही में भाग लेने का भी अधिकार है और किसी प्रश्न पर मत देने का भी उसको अधिकार है। और उपाध्यक्ष संसद द्वारा निर्धारित किए गए तय वेतन और भत्तों का हकदार होता है, जो किसके द्वारा दिए जाते हैं, भारत की संचित निधि के द्वारा देय होते हैं अपने पास में। ठीक है, इसके बाद जो आज अब अपने को पढ़ना है वो है राज्यसभा के सभापति के बारे में। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये अपने को पता है। और आर्टिकल 64 में वर्णित है, संविधान के अनुच्छेद 64 में ये वर्णित है अपने पास में कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होगा, सभापति होगा, और देश का उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। ये बोलता है अपने पास आर्टिकल 64 कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और जब अगर उपराष्ट्रपति, मान लो राष्ट्रपति क्या है अपने पास में, राष्ट्रपति अनुपस्थित है कार्य करने में, और राष्ट्रपति अनुपस्थित है, इसके अलावा राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है अचानक से, तो क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा के राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तो क्या वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है अपने पास में। ठीक है, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में वो कार्य नहीं करेगा, किसके रूप में कार्य करेगा, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा वो। और राज्यसभा के सभापति को तब पद से हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति के पद से हटा दोगे। तो भाई अगर आप उपराष्ट्रपति के पद को हटा दोगे तो राज्यसभा के सभापति का पद अपने आप हट जाएगा। ठीक है, फिर पीठासीन अधिकारी के रूप में सभापति की शक्तियां होती है और कार्य क्या, लोकसभा अध्यक्ष के समान होते हैं। जिस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष को सभी शक्तियां प्राप्त होती है कहाँ पे, लोकसभा में, ठीक उसी प्रकार से का राज्यसभा में भी अध्यक्ष को, राज्यसभा में क्या, सभापति को सभी समान शक्तियां प्राप्त होती है। पर लोकसभा अध्यक्ष के पास क्या, दो विशेष शक्तियाँ होती है जो सभापति के पास नहीं होती। ठीक है, अब पहली क्या शक्ति है, जो दो शक्ति अतिरिक्त है लोकसभा अध्यक्ष के पास में। तो पहली शक्ति है कि लोकसभा अध्यक्ष ही तय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये किसके द्वारा तय किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा तय किया जाता है। राज्यसभा के पास कोई भी अधिकार नहीं होता है कि ना तो धन विधेयक पर वोटिंग कर सकते ना उसे नकार सकते। उनमें सिर्फ 14 दिन तक क्या, उस पर सलाह मशवरा करने की अनुमति होती है। अगर 14 दिन बाद में उसे पास नहीं करते धन विधेयक को तो स्वतः ही पारित मान लिया जाता है अपने पास में। ठीक है, तो देखो लोकसभा अध्यक्ष तय करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और उसका निर्णय अंतिम होगा अपने पास में। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें लोकसभा अध्यक्ष की, तो क्या करता है, संसद की संयुक्त बैठक का पीठासीन अधिकारी होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। परंतु देखो अध्यक्ष के विपरीत सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है, बिल्कुल। उपराष्ट्रपति, अभी उदाहरण के लिए सीपी राधाकृष्णन, वो तो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, उनको अभी क्या बनाया अपने पास में, उपराष्ट्रपति बनाए। कौन से नंबर के, 15 नंबर के वो अपने पास में। तो 15 नंबर के उपराष्ट्रपति, वो क्या सदन के सदस्य है नहीं, परंतु उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया। परंतु अध्यक्ष की तरह क्या सभापति भी पहली बार मत नहीं देता है, और मत बराबर होने की स्थिति में क्या है, वो मत दे सकता है अपने पास में। जिस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष वोट समान होने पर ही क्या करते, वोट देते अपने पास में, तो ठीक उसी प्रकार से राज्यसभा का सभापति भी समान मत होने की स्थिति में अपना निर्णायक मत देता है। फिर आते हैं राज्यसभा के उपसभापति के बारे में। तो अभी कौन है अपने पास उपसभापति, हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, अभी कौन है, हरिवंश नारायण सिंह है अपने पास। कौन है, हरिवंश नारायण सिंह है अपने पास में। ठीक है, देख लो कौन है, हरिवंश नारायण सिंह की बात अपन कर रहे हैं। तो हरिवंश नारायण सिंह, अब देखो राज्यसभा अपने सदस्यों के बीच में से स्वयं अपने उपसभापति को चुनती है। जिस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष को किस प्रकार से चुना जाता है, जो सदन के सदस्य रहते हैं वो क्या करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक उसी प्रकार से राज्यसभा अपने सदस्यों में से उपसभापति का चुनाव करेगी। ठीक है, और जब किसी कारण से अगर उपसभापति का स्थान रिक्त हो जाएगा तो राज्यसभा के सभापति, जो सभापति के सदस्य, ठीक है, और सभापति मुँह से निकला है, राज्यसभा के सदस्य अपने बीच में से नए उपसभापति का क्या कर लेंगे, चुनाव कर लेंगे। भाई अगर उपसभापति किसी कारण से क्या त्याग पत्र दे दे या उसे पद से हटा दिया जाए या उसका स्थान रिक्त हो जाए तो क्या जो राज्यसभा के सदन के सदस्य है वो अपने सदस्यों के बीच में से ही नए उपसभापति का चुनाव को क्या करते, कंप्लीट करते। ठीक है, अब देखो उपसभापति क्या है, अब 3 में से कोई कारण अगर हुआ तो क्या करेगा, अपने पद से त्याग पत्र दे देगा। पहला क्या, यदि राज्यसभा से उसकी सदस्यता क्या हो जाए, समाप्त हो जाएगी। अगर राज्यसभा से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी तो राज्यसभा का क्या मेंबर नहीं रहेगा, तो वो क्या उपसभापति का पद भी उसे खाली करना होगा, तो उपसभापति का पद का क्या होगा, स्थान रिक्त हो जाएगा। और यदि वो क्या करता है, अपना इस्तीफा किसको देगा, सभापति को देगा।
देखो, राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। ठीक उसी प्रकार से राज्यसभा के सभापति किसको अपना त्याग पत्र देते हैं? अपने उपसभापति को। और उपसभापति किसको त्याग पत्र देगा? सभापति को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से सभापति को अपना लिखित इस्तीफा सौंपेंगे। और राज्यसभा के सभी सदस्यों के बहुमत के द्वारा अगर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित हो जाता है, अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया। भाई अगर महाभियोग की प्रक्रिया पारित हो जाती है तो इस तरह का कोई भी प्रस्ताव 14 दिन के पूर्व नोटिस के बाद ही दिया जा सकता है। भाई अभी अपन ने देखा, अगर आपको लोकसभा अध्यक्ष को भी हटाना है तो उसे कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको राज्यसभा के उपसभापति को पद से निष्कासित करना है तो उसे 14 दिन पहले ही सूचना देनी होगी आपको। ठीक है, उपसभापति क्या होता है? सदन में सभापति का पद खाली होने पर सभापति के रूप में कार्य करता है। जिस प्रकार से अगर लोकसभा अध्यक्ष का पद खाली है तो उसी प्रकार से लोकसभा उपाध्यक्ष उस समय क्या करता है? लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। ठीक उसी प्रकार से अगर राज्यसभा के सभापति का पद खाली होगा तो उसके पद के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा अपने पास में। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए अगर अभी अपन ने बात करी कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो अगर उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के सीट पर कार्य करेगा तो सदन में क्या है? सभापति का पद खाली हो जाएगा। तो वो सभापति का पद जब खाली होगा तो उस समय कार्य कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति कार्य करेगा अपने पास। ठीक है, देखो सभापति की अनुपस्थिति में भी वो बतौर क्या सभापति ही कार्य करता है और दोनों ही मामलों में उसके पास सभापति की सारी शक्तियाँ होती है। अब ये नहीं है कि आपको उस सीट से, जिस सीट से आपको उठा के सभापति बनाया गया है, यानी उपसभापति से आपको सभापति बनाया गया है, तो आपको सारी जो शक्तियाँ, जो आपके कर्तव्य, वो भी किस प्रकार से होंगे आपके पास में? राज्यसभा के सभापति की तरह आपके पास में सारे कर्तव्यों का आपको निर्वहन करना होगा। ठीक है, इसके बाद अपने पास आती है कि इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि उपसभापति जो होते हैं वो सभापति के अधीनस्थ नहीं होते। ठीक है, अभी अपन ने देखो लोकसभा उपाध्यक्ष पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा? लोकसभा उपाध्यक्ष अपन ने पढ़ा। तो लोकसभा उपाध्यक्ष क्या है? ये अपने पीछ में क्या उसके कार्य नहीं करते। ठीक है, अधीनस्थ कार्य नहीं करते। ये देखो इसके अंदर ये दिया हुआ है कि लोकसभा उपाध्यक्ष कभी भी अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है। देखो लिखा हुआ है ना कि उल्लेखनीय है कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है अपने पास में। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे अपने पास क्या लिखा हुआ है कि उपसभापति सभापति के अधीनस्थ नहीं होते, वो राज्यसभा के प्रति सीधे उत्तरदायी होते। तो लोकसभा अध्यक्ष भी किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? संसद यानी सदन के प्रति उत्तरदायी होंगे अपने पास में। ठीक है, अब देखो सभापति की तरह ही उपसभापति भी सदन की कार्यवाही के दौरान पहले मत नहीं दे सकता। जब सदन की कार्यवाही चल रही होगी तो राज्यसभा का सभापति भी पहले मत नहीं दे सकता, तो राज्यसभा का उपसभापति भी पहले मत नहीं दे सकता है। दोनों से जब बराबर वोट होंगे तो वो क्या निर्णायक मत देगा। ठीक है, जब दोनों टाइम पे बराबर वोट हो जाएंगे तब वो निर्णायक मत देगा। और ये भी उल्लेखनीय होता है कि जब उसे हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है, क्या जब उसे हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है तो वो सदन की कार्यवाही में पीठासीन अधिकारी नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का विचार क्या होता है? विचाराधीन होता है अपने पास में, प्रस्ताव विचाराधीन होता है। ठीक उसी समय क्या लोकसभा अध्यक्ष भी अपने जो पद का कर्तव्यों का निर्वहन है वो नहीं कर सकता। तो ठीक इसी प्रकार से वो भी क्या पीठासीन नहीं होता है। तो इस प्रकार से राज्यसभा का क्या उपसभापति भी क्या पीठासीन नहीं होता है और वो क्या है? सदन में उपस्थित हो। अब देखो जब सभापति यानी उपराष्ट्रपति की मैं बात कर रहा हूँ, राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। कौन कर रहा है? सभापति राज्यसभा की अध्यक्षता कर रहा है। तो उपसभापति एक साधारण सदस्य की तरह होगा। क्यों होगा? अभी अपन ने पढ़ा है कि जो राज्यसभा के सदन के सदस्य रहते हैं वो उन्हीं सदस्यों के बीच में से एक उपसभापति का चुनाव करते हैं अपने पास में। यही लिखा हुआ था ना कि क्या एक उपसभापति का चुनाव करते हैं अपने पास में। एक सेकेंड रुको, ये देखो पहली बात वो सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, अब देखो तब हटाया जा सकता है जब उसकी क्या पीठासीन अधिकारी के रूप में शक्तियाँ प्राप्त हो। एक सेकंड, ये पेज था, ये रहा अपने पास में। ठीक है, ये पेज रहा लोकसभा उपाध्यक्ष के अंदर। लोकसभा उपाध्यक्ष अपन पढ़ रहे तो ये रहा लोकसभा उपाध्यक्ष की अपन ने बात करी। ठीक है, एक सेकंड खा गया है, चलो कोई नहीं। ठीक है, ये लोकसभा उपाध्यक्ष था। चलो इसके बाद अपन यहाँ पे देखते हैं मतदान की स्थिति। तो देखो क्या वह बोलने का भी उसको अधिकार है, कार्यवाही में वो भाग भी ले सकता है और क्या उसे मतदान के बराबर मतदान होने की स्थिति में मत भी दे सकता है वो अपने पास। इसके बाद आती है सभापति के पैनल की बात।
तो देखो अभी अपन ने देखा राज्यसभा के उपसभापति के बारे में 3 कारणों से छूटेगा। एक तो राज्यसभा से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए, इस्तीफा और महाभियोग की प्रक्रिया 14 दिन पूर्व के बाद। ठीक है, ये देखो सदन की कार्यवाही में और बराबर वोट बनने की स्थिति में निर्णायक मत दे सकता है अपने पास में। इसके बाद आता है सभापति के पैनल के बारे में। अब देखो क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के सदस्यों में से अधिकतम 10 सदस्यों का एक सभापति पैनल नामित करता है। ठीक है, अब देखो एक सभापति पैनल नामित करेगा, कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के सदस्यों में से अधिकतम 10 सदस्य। अब देखो इनमें से कोई भी सदस्य अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी सदस्य अगर अध्यक्ष भी अनुपस्थित है और उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो सदन की सदस्यता कोई भी सदस्य कर सकता है, और वो जब तक अध्यक्ष के सभी अधिकारों का प्रयोग करेंगे जब तक कि दोनों में से कोई भी वापस नहीं आ जाता। और यदि पैनल का कोई भी सदस्य उपलब्ध नहीं होता है तो सदन स्वयं किसी अन्य सदस्य को उस बैठक के लिए पीठासीन अधिकारी को नियुक्त कर सकते हैं। अर्थात सदन को ये अधिकार है, क्या अधिकार है कि भाई कोई सदस्य पैनल का उपलब्ध नहीं है तो सदन किसी भी सदस्य को उस बैठक के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है अपने पास। उस सभापति पैनल का कोई भी सदस्य अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की तरह स्थायी पदाधिकारी नहीं होता है। वो क्या अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा और अध्यक्ष जब चाहे उसे पैनल से हटा सकता है। ठीक है, और सामान्यतः पैनल का पुनर्गठन प्रत्येक साल किया जाएगा अपने पास में। अब देखो कोई भी सदस्य जब पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा, अभी अपन ने देखा है जो सदस्य रहते हैं संसद के सदन के वही क्या करते हैं, किसी भी सदस्य को पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब वो कार्य करेगा तो उसे अध्यक्ष के समान ही सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की तरफ पद से हटाए जाने से संबंधित सुरक्षा का अधिकारी नहीं प्रावधान होता है। फिर आता है संसद का सचिवालय। ये किस आर्टिकल में अपने पास? आर्टिकल 98। ठीक है, सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट की बात अपन ने करी। तो देखो जो 2 सदन है अपने पास, लोकसभा और राज्यसभा, इनका क्या है, पृथक पृथक सचिवालय स्टाफ होता है। इनमें से जब कुछ पद दोनों सदनों के लिए समान होते हैं, भाई कुछ पद दोनों पदों के लिए क्या समान है, जैसे कोई अध्यक्ष हो गया तो अध्यक्ष तो अलग अलग हो क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अलग है और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति अलग है, परंतु कुछ समितियों के जो अध्यक्ष है वो समान हो गए अपने पास में। तो क्या उनकी भर्ती और सेवा शर्तें किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? संसद के द्वारा। और दोनों सदनों के सचिवालय का मुखिया कौन होता है? महासचिव होता है। अभी मैं बात करूँ लोकसभा के महासचिव कौन है अपने पास? उत्पल कुमार सिंह है, और राज्यसभा के महासचिव कौन है? PC मोदी अपने पास में। तो उसी प्रकार से क्या दोनों सदनों का सचिवालय का मुखिया कौन होता है? महासचिव होता है। और ये क्या होता है? स्थायी अधिकारी होता है अपने पास में। और इसकी नियुक्ति कौन करेगा? सदन का अधिकारी। कौन करेगा नियुक्ति? सदन के अधिकारी के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। फिर आता है राज्यसभा के उपसभापति की तालिका, छोड़ो अभाव। संसद में सदन का नेता, संसद में नेता यानी सदन के नेता की बात करिए अपने पास में। ठीक है, संसद में नेता यानी सदन के नेता की बात अपने पास में बोली गई है। अब देखो लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये अपने को पहले भी जब अपन ने आर्टिकल 74 और 75 पढ़ा था तो उसके अंदर अपन ने चर्चा करी थी कि लोकसभा में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का जो टॉपिक है अपने, उसमें अपन ने देखा था कि सदन के नेता कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अब वो लोकसभा सदस्य है तो प्रधानमंत्री के द्वारा सदन के नेता के रूप में मनोनीत कोई भी मंत्री जो लोकसभा का सदस्य होता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया जाता है? सदन के नेता के रूप में कोई भी मंत्री को मनोनीत किया जाता है जो किसका सदस्य हो? लोकसभा का सदस्य हो। फिर राज्यसभा में एक सदन का नेता होता है और वो क्या होता है? मंत्री होता है। और राज्यसभा का सदस्य भी जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत किया जाता है अपने पास में। ठीक है, और यह सदनीय कार्य निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्रधानमंत्री के द्वारा क्या राज्यसभा में क्या मनोनीत किया जाता है? जो कौन होता है? सदन का नेता होता है। यह सदनीय कार्य निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण होता है और उस उपनेता मनोनीत करने का अधिकार होता है। इस तरह का कार्यकारी अमेरिका में बहुमत नेता के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह के जो कार्यकारी अध्यक्ष रहते हैं ये किसमें? अमेरिका में बहुमत नेता के रूप में जाने जाते हैं अपने पास। इसके बाद आता है अपने पास स्थगन। किसकी बात कर रहे हैं अपन? स्थगन की। तो देखो संसद के एक सत्र में काफ़ी बैठकें होती है, बिल्कुल होती है, अपने को पता है हर एक सदन के अंदर अलग अलग बैठकें होती है अपने पास में। तो प्रत्येक बैठक में कितने सत्र होते हैं? 2 सत्र होते हैं। अब ये भी पता चलिए अपने को कितने सत्र होंगे? 2 सत्र होते हैं अपने पास में। तो सुबह की बैठक का समय अपने पास अभी प्रेजेंट टाइम पे 11 बजे से 1 बजे तक। क्या? 11 बजे से 1 बजे तक। और दूसरा सत्र होगा दोपहर के भोजन के बाद 2 से 6 बजे तक अपने पास। तो अपने पास सुबह की संसद का समय 11 से 1 बजे तक और शाम को अपने पास 2 बजे से 6 बजे तक की बात अपन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो संसद की बैठक को स्थगन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन किया जा सकता है।
क्या, संसद की बैठक को स्थगन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन, सत्रावसान और विघटन के द्वारा समाप्त कर सकते हैं। भाई अब अपन बोलते हैं कि संसद कभी भंग हो सकती है क्या, तो संसद भंग तो नहीं होती, भंग भी होती है। लोकसभा वो उसको राष्ट्रपति भंग कर सकता है, ठीक है, और अनिश्चित काल के लिए उसको स्थगित भी किया जा सकता है, उसका सत्रावसान और विघटन के द्वारा भी क्या लोकसभा को समाप्त कर सकते हैं अपन। स्थगन द्वारा क्या होता है, बैठक को कुछ समय के लिए, ठीक है, बैठक को कुछ समय के लिए और कार्य को कुछ निश्चित समय के लिए, जो कुछ घंटे, दिन या सप्ताह होते हैं उनके लिए निलंबित किया जा सकता है अपने पास में, ठीक है। अब देखो क्या, बैठक को कुछ समय के लिए, निश्चित जो समय, कुछ दिन भी हो, चाहे कुछ सप्ताह हो, चाहे कुछ घंटे हो, उनके लिए निलंबित अपन कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या बोलते हैं, स्थगन यानी पोस्टपोन की अपन बात करते हैं। स्थगन यानी क्या होता है, पोस्टपोन करना, ठीक है, पोस्टपोन करना। एक अपन ने पोस्टपोन से याद है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पढ़ा था अपन ने। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में अपन ने क्या पढ़ा था, उसमें अपन ने देखा था कि जो अपने पास में राज्य के जो आम जनता रहती है वो क्या खुद वोट द्वारा, मत द्वारा क्या अपने जो प्रतिनिधि रहते हैं उनका चुनाव करती है अपने पास में, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद अपन ने बैठा है अनिश्चित काल के लिए स्थगन, मतलब आपको कुछ समय सीमाएं पता नहीं कि कितने समय के लिए, अनिश्चित काल के लिए आप सदन को स्थगित कर रहे हो। तो देखो, अनिश्चित काल के लिए स्थगन का अभिप्राय क्या होता है, सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना। दूसरे शब्दों में क्या, जब सदन को बिना ये बताए स्थगित कर दिया जाता है कि अब उसे किस दिन बुलाया जाएगा। भाई एक मान लो स्कूल बंद हो रहे हैं, अब आपको अनाउंस किया जा रहा है स्कूल के लिए कि भाई 4 जुलाई से स्कूल खुलेंगे, आपको 4 जुलाई से डेली स्कूल आना है, तो आपको एक डेट तो पता है कि भाई 4 जुलाई से हमें स्कूल जाना है, परंतु अब आपको स्कूल में बोल दिया लास्ट पेपर हुआ, ठीक है, रिजल्ट ले गए आप, अब आपको बोला ही नहीं कि कितनी तारीख को स्कूल आना है, अब आपको क्या पता कितनी तारीख से स्कूल जाना है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से क्या, जब सदन को बिना बताए कि उसे कब किस दिन आहूत किया जाएगा, आहूत यानी किस दिन सदन को वापस बैठक होगी, तो क्या इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगन माना जाता है, अनिश्चित काल के लिए स्थगन माना जाता है इसे, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। और अनिश्चित काल के लिए स्थगन करने की शक्ति किसको होगी, भाई अब अगर अपन लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, भाई लोकसभा के लिए तो लोकसभा अध्यक्ष स्थगित करेगा अनिश्चित काल के लिए, और राज्यसभा में कौन करेगा, सभापति करेगा अपने पास। और वह स्थगन या दिन, देखो वह स्थगन या दिन या समय से पहले भी सदन की बैठक को आहूत कर सकता है। भाई कितने दिनों के लिए स्थगन, जिस दिन से स्थगित की जा रही है तो उस दिन भी बैठक को बुला सकता है, और अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा सकता है, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं विघटन। विघटन यानी तोड़ना होता है। अब देखो, राज्यसभा कभी विघटित होती है, जब अपन ने राज्यसभा शुरुआत में टॉपिक पढ़ा था पार्लियामेंट का पार्ट 1, तो उसमें अपन ने देखा था कि राज्यसभा को कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये एक स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है राज्यसभा का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य क्या होते हैं, बार बार रिटायरमेंट लेके क्या नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है अपने पास में। तो देखो, एक स्थायी सदन है तो राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं हो सकती, सिर्फ लोकसभा का विघटन होगा, ठीक है। और सत्रावसान के विपरीत क्या होता है, भाई सत्रावसान यानी क्या होता है, सत्र को अवसान करना, ठीक उसी प्रकार से क्या है विघटन, क्या है जो सभा चल रही है उसके जीवन काल को समाप्त कर देता है, और इसका पुनर्गठन क्या है नए चुनाव के बाद ही होता है। तो लोकसभा को 2 कारणों से विघटित कर सकते हैं अपन, क्या, एक तो स्वयं विघटित हो जाए, क्या, देखो अगर 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया इसका, और वह काल पूरा होने के बाद में क्या है राष्ट्रीय आपातकाल को थोड़े के लिए समय के लिए क्या है बढ़ा दिया हो अपने पास में, तो क्या अपने पास में उसको स्वयं में विघटित मान लिया जाता है। और जब राष्ट्रपति ये तय कर लेगा कि सदन को विघटित करना है, तो अभी अपन ने पढ़ा था, एक तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, और मैंने आपको बोला था कि सदन को भंग कौन करता है, किसी भी संसद को या सदन को भंग कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। तो देखो, जिसे लेने के लिए क्या है वो प्राधिकृत है, और अपने सामान्य कालावधि से पहले वो सदन का विघटन अपरिवर्तनीय विघटन है। भाई राष्ट्रपति को कंप्लीट अधिकार है कि उस सदन को कभी भी विघटित कर सकता है। अब देखो, जब लोकसभा विघटित कर देगा तो उसके जितने भी सारे कार्य, जैसे विधेयक, तो धन विधेयक की अपन बात करते हैं, कोई भी प्रस्ताव आता है, चाहे अविश्वास प्रस्ताव हो, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो, स्थगन प्रस्ताव हो, सारे प्रस्ताव, संकल्प, ठीक है, नोटिस, किसी भी सांसद के खिलाफ नोटिस जारी किया जाता है, याचिका यानी क्या होती है, अपीलेंट अपनी बात करते हैं, क्या होते हैं सब समाप्त हो जाते हैं, तो उन्हें नवगठित लोकसभा में दोबारा लाना पड़ेगा। भाई लोकसभा दोबारा गठित हुई तो दोबारा से क्या सारी कार्रवाई दोबारा से की जाएगी अपने पास में। और जिन लंबित विधेयकों और सभी लंबित आश्वासनों को, जिनकी जांच क्या होती है, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति द्वारा। सरकारी आश्वासन यानी क्या होता है, भरोसा दिलाना,
तो जिनकी जांच कौन करेगा? सरकारी आश्वासन समिति करेगी। और ये लोकसभा अगर विघटित हो जाएगी तो ये भी समाप्त नहीं होते। परंतु लोकसभा, जैसे अपन ने कल पढ़ा कि भाई लोकसभा विघटित हो गई तो क्या लोकसभा का अध्यक्ष रहेगा? क्या बिल्कुल रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कि नई लोकसभा का वापस से चुनाव नहीं हो जाता है, नई लोकसभा का वापस से पुनः समायोजन नहीं हो जाता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद आती है समाप्त होने वाले विधेयकों के संबंध में क्या क्या स्थिति होती है। पहला विचाराधीन विधेयक। भाई कोई भी विधेयक पर विचार चल रहा था तो चाहे वो लोकसभा में रखा गया हो, चाहे राज्यसभा के द्वारा लोकसभा को भेजा गया हो, ठीक है, तो उस पर क्या होती है? चर्चा होती है। फिर लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक समाप्त हो जाता है। भाई लोकसभा से तो पारित हो चुका है, परंतु क्या राज्यसभा में उस पर विचार चल रहा है, तो वो विधेयक अपने आप समाप्त हो जाता है। ठीक है, और ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों में असहमति, भाई लोकसभा में भी उसको ज़्यादा वोट नहीं मिले, लोकसभा में क्या उस पर असहमति बनी और राज्यसभा में भी उस पर असहमति बनी, तो उसके कारण से क्या है वो पारित ही नहीं हुआ। और राष्ट्रपति ना तो विघटन होने से पहले दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई हो तो समाप्त नहीं होता है। अपन ने आर्टिकल 87 बोला क्या? राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का क्या करता है? प्रावधान करता है। किसमें? आर्टिकल 87 में। देखो, और ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में तो विचार पे चल रहा है लेकिन लोकसभा के द्वारा उसे पारित नहीं किया जाता है तो वो समाप्त नहीं होता है। भाई राज्यसभा में तो उस पर विचाराधीन चल रहा है परंतु उसे लोकसभा के द्वारा क्या है कभी भी समाप्त नहीं होता है, क्योंकि वो लोकसभा के द्वारा पारित ही नहीं हुआ तो उसे आप समाप्त भी नहीं कर सकते। अब देखो, चाहे मैं एक बार बोलता हूँ, चाहे लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा को अपन निम्न सदन बोलते हैं परंतु ज़्यादातर पावर लोकसभा के पास होती है, और राज्यसभा को अपन उच्च सदन बोलते हैं परंतु राज्यसभा के पास धन विधेयक से संबंधित कोई भी पावर नहीं होती अपने पास। ठीक है, ऐसा विधेयक दोनों सदनों के द्वारा जब पारित हो जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो तो वो भी समाप्त नहीं होगा। भाई जो विधेयक समाप्त होने वाले ना, अब देखो पहला विधेयक क्या बोला है? कोई भी विधेयक जो लोकसभा में विचार पे चल रहा है उस पर तो उसे राज्यसभा के द्वारा हस्तांतरित किया जाता है। दूसरा बोला है कि लोकसभा से तो कोई विधेयक पारित हो चुका है परंतु राज्यसभा में उस पर विचार चल रहा है तो विधेयक भी क्या है अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। भाई लोकसभा में तो पारित हो गया पर राज्यसभा में विचार पर है परंतु उसको क्या है विधेयक को समाप्त करना है तो विधेयक समाप्त हो जाएगा अपने पास। फिर ऐसा विधेयक जो क्या है दोनों सदन में असहमति बनी हुई है तो उसके कारण वो पारित नहीं हुआ, तो पारित नहीं हुआ तो राष्ट्रपति ना तो विघटन से पहले दोनों सदनों की क्या संयुक्त बैठक बुलाई हो तो समाप्त नहीं होगा। फिर ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में तो विचाराधीन होगा लेकिन लोकसभा के द्वारा क्या पारित नहीं होता है। भाई राज्यसभा से तो विचाराधीन चल रहा है पर लोकसभा के द्वारा पारित नहीं हुआ तो वो समाप्त नहीं होगा क्योंकि वो क्या है राज्यसभा में विचाराधीन पर है अपने पास। फिर ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों के द्वारा पारित हो चुका है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन होता है। भाई दोनों सदनों से पारित हो गया, बस राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन है तो वो भी समाप्त नहीं होता अपने पास में। और ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों के द्वारा पारित हो लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया हो तो उसे क्या समाप्त नहीं माना जाता। अभी अपन देखते कोई भी बिल है वित्त विधेयक तो क्या पहले राष्ट्रपति उसे बार बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता था, परंतु अब क्या कोई भी विधेयक जब एक बार राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति सिर्फ उसे एक ही बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर दोबारा वो मंत्रिपरिषद उसके पास वो विचार भेजती, विधेयक भेजती तो उसे वो पास करना ही पड़ता है अपने पास में। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद कोरम 1/10 भाग की बात अपन करेंगे। ठीक है, कोरम में क्या होता है 1/10 भाग, तो कोरम में क्या है 1/10 भाग की बात अपन कर रहे हैं। तो कोरम या गणपूर्ति क्या है सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य क्या होता है संपादित होता है। और प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। अब पीठासीन अधिकारी कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष। पीठासीन अधिकारी कौन होता है अपने पास में? अध्यक्ष होता है। पीठासीन अधिकारी कौन होता है अपने पास में? अध्यक्ष होता है अपने पास। पीठासीन अधिकारी कौन होता है अपने पास में? अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष के द्वारा क्या किया जाता है अपने पास में 10वां हिस्सा। अब देखो अभी टोटल सीट कितनी है 543। अब मैं 10वां हिस्से की बात करूँ तो कितना आएगा 54.3, यानी अधिकतम कम से कम 55 सदस्य तो अपने पास गणपूर्ति कोरम के लिए रहने चाहिए। अगर गणपूर्ति में मतलब 55 सदस्य अगर सदन में अनुपस्थित है लोकसभा के अंदर तो क्या है वो सदन के अभाव में उसे स्थगित कर दिया जाएगा कि भाई अगर पूरे सदस्य आ ही नहीं रहे कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। अगर 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं है तो क्या होगा लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है अपने पास में। ठीक है, अधिकतम 55 सदस्य की बात अपन कर रहे हैं, अधिकतम 55 सदस्यों की अपन ने बात करी है। इसके बाद देखो क्या कम से कम 55 सदस्य ही आ गया, लिखा ही है इसके अंदर, मैंने तो देखा भी नहीं। अब इसके बाद राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य। भाई राज्यसभा की सीटें 250 है अपने पास में
अब वो तो अपन ने बंटवारा देखा ही था जब पहली क्लास देखी थी कि 250 में से 5 सीटें पीओके की, तो 245 बची। 245 में से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर देगा तो 233 बचेगी। 233 में से 225 सीटें अपने पास राज्य की रहेगी और 8 ही अपने पास केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 सीटें किसकी, यूटीज की रहेगी अपने पास में। ठीक है, तो 25 सदस्य अवश्य होने चाहिए। उस सदन के संचालन का समय कोरम पूरा नहीं करता है। यह क्या करता है, अध्यक्ष या सभापति का दायित्व होता है कि वो या तो सदन को स्थगित कर दे या गणपूर्ति तक कोई भी कार्य को चालू रखे अपने पास में। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है इसके अंदर। ठीक है, ये अपन देख चुके हैं। इसके बाद संसद में भाषा, कौन सी बात कर रहे हैं अपन, संसद में भाषा की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या संविधान ने हिंदी और अंग्रेजी भाषा को सदन की कार्यवाही की भाषा घोषित कर दिया। अब भाषा की बात कर रहे हैं अपन, तो जो अपना मूल संविधान था वो अपने किस में लिखा गया था, इटैलिक शैली में लिखा गया था, यानी इंग्लिश की बात अपन करते हैं इटैलिक शैली के अंदर। उसे 58 अमेंडमेंट 1987 के द्वारा बोला गया कि संविधान के जो प्रत्येक भाग यानी प्रत्येक पेज का हिंदी में रूपांतरण यानी उसका ट्रांसलेशन किया जा सकेगा। किस अमेंडमेंट के द्वारा बोला था, 58 अमेंडमेंट 1987 के द्वारा बोला गया था अपने पास में। अब देखो संविधान ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा को क्या है, सदन की कार्यवाही घोषित किया है, और पीठासीन अधिकारी किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। उदाहरण के लिए लालू यादव थे, तो लालू यादव क्या है, यूपी की जो लैंग्वेज थी उसमें बात करते थे वो अपने पास में। ठीक है, और दोनों ही सदनों में समानांतर रूप से अनुवाद की व्यवस्था है। अब कोई भी सदन हो, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी प्रकार की लैंग्वेज जो आपकी मातृभाषा है उसमें आपको बोलने का अधिकार है, तो क्या उसका फिर से बाद में रूपांतरण यानी उसका ट्रांसलेशन भी किया जा सकता है अपने पास में। ठीक है, और यह व्यवस्था की गई थी कि संविधान लागू होने की तिथि के 15 साल बाद अंग्रेजी अपने आप समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, तो 1965 में ये व्यवस्था समाप्त हो जानी चाहिए थी, पर एक अधिनियम आ गया, राजभाषा अधिनियम। कौन सा अधिनियम आ गया, राजभाषा अधिनियम। कब आया, 1963 में आ गया अपने पास में। तो इसके द्वारा बोला गया कि भाई हिंदी के साथ साथ क्या है, अंग्रेजी को भी निरंतरता की अनुमति देगा कि भाई सदन की जो कार्यवाही होगी उसमें आप अंग्रेजी के अंदर भी बैठक में भाग ले सकते हैं, बैठक में बोलने का अधिकार है आपको अंग्रेजी के अंदर भी। तो इसलिए राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा हिंदी के साथ साथ में क्या है अपने पास में, अंग्रेजी की निरंतरता को भी अनुमति दी गई। फिर आते हैं मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। अब देखो महाधिवक्ता की बात कर रहे हैं, तो महाधिवक्ता होते हैं राज्यसभा के स्तर पर, और भारत में होते हैं महान्यायवादी अपने पास। ठीक है, महाधिवक्ता लिखा हुआ है, तो भारत के महान्यायवादी होते हैं अपने पास। देखो सदन का सदस्य होने के अतिरिक्त प्रत्येक मंत्री और भारत के महाधिवक्ता, अब ये महान्यायवादी होते हैं यार। ठीक है, महान्यायवादी की बात में अपन करेंगे, तो इस बात का अधिकार होता है कि वो सदन में अपने विचार भी व्यक्त कर सकता है। महान्यायवादी आर्टिकल 76। ठीक है, और महाधिवक्ता होता है राज्य के स्तर पर आर्टिकल 165। कल अपन ने जब शॉर्ट ट्रिक देखी थी, याद है आपको, क्रॉन्च एकेडमी पे आप शॉर्ट्स पे जाके देखोगे ना, तो उस पर आर्टिकल 76 लिखा हुआ है महान्यायवादी। उसमें अपन ने एक आंकड़ा जोड़ा था 89 नंबर का, तो वो आया था आर्टिकल 165। उसमें क्या लिखा था, महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की बात करी थी, यहाँ अपन अटॉर्नी जनरल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सदन का प्रत्येक सदस्य होने के अतिरिक्त प्रत्येक मंत्री और भारत के महाधिवक्ता को इस बात का अधिकार होता है कि वो सदन में अपने विचार व्यक्त कर सकता है, उस सदन की कार्यवाही में क्या है वो भाग ले सकता है, और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भी वो भाग ले सकता है। ठीक है, संसद के किसी भी सदन के समिति के वो सदस्य तो बैठक और कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, परंतु बस एक ही अधिकार उन्हें नहीं होगा, मतदान का अधिकार। भाई महान्यायवादी को सदन में बैठने का भी अधिकार है, बोलने का भी अधिकार है, बस एक ही ज्वाइंट सीटिंग में भी वो भाग ले सकता है, परंतु सिर्फ मतदान का अधिकार नहीं होता है उसको। ठीक है, इस संवैधानिक उपबंध की पृष्ठभूमि के दो कारण होते हैं। पहला क्या, एक मंत्री क्या है उस सदन की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है जिसका वो सदस्य नहीं होता है। बिल्कुल, क्या उस सदन की कार्यवाही में भाग लेता है जिसका वो सदस्य नहीं होता है। और दूसरे शब्दों में क्या है कि एक मंत्री जो लोकसभा का तो सदस्य है वो राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। भाई लोकसभा का कोई भी सदस्य राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। उसी प्रकार से एक मंत्री अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो लोकसभा की कार्यवाही में भी वो भाग ले सकता है। तो दोनों तरफ क्या है भाई, उन्होंने बोला है कि लोकसभा वालों ने बोला कि भाई राज्यसभा वाले भी हमारी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, तो राज्यसभा वालों ने बोला भाई जैसे आप हमारे साथ करो हम भी वैसे आपके साथ करेंगे। अगर आप हमें अनुमति देते हो कि हमारा कोई भी सदस्य आपकी बैठक में भाग ले सकता है, तो आपका भी कोई भी सदस्य अर्थात राज्यसभा की बैठक के अंदर लोकसभा का कोई भी सदस्य भाग ले सकता है।
ठीक है। एक मंत्री क्या है, जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, वो दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। पर एक बात ध्यान रखने की, कोई भी मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य बने सिर्फ 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए क्या है, किसी भी व्यक्ति को नामित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। अगर प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के द्वारा नामित किया जाता है एक नाम को, अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तब भी उसे प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, बशर्ते, यानी शर्त क्या है कि उसे 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी एक सदन का सदस्य बनना होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई भी मंत्री किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने तक ही वो मंत्री किसी भी सदन का सदस्य बिना रह सकता है, तब 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी सदन का उसे सदस्य बनना होगा। फिर आता है एक लेम डक सत्र। कौन सा सत्र? लेम डक सत्र की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है ये, जब नई लोकसभा के गठन से पहले, क्या नई लोकसभा के गठन से पहले वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। अब भाई जैसे अभी 18वीं लोकसभा है, तो इसके पहले कौन सी चल रही थी? 17वीं। ये अभी प्रेजेंट टाइम पे कौन सी 18वीं लोकसभा अपने पास में। तो 17वीं लोकसभा का जो अंतिम सत्र रहता है ना अपने पास में, ठीक है, 17th लोकसभा का जो अंतिम सत्र रहता है, और वर्तमान लोकसभा के जो सदस्य जो क्या होते हैं, नई लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं हो पाते। भाई जैसे कोई दोबारा चुनाव लड़ा लोकसभा सदस्य के लिए, 17वीं लोकसभा से वो सांसद है, परंतु 18वीं लोकसभा सदस्य में क्या है, वो चुनाव नहीं जीत पाया, तो उन जो सदस्य जो कि लोकसभा अध्यक्ष अगली बार नहीं चुने जाते सदस्यों के लिए, तो उनके लिए क्या है, लेम डक सत्र आयोजित किया जाता है। और वही सत्र क्या कहलाते हैं? लेम डेक कहलाते हैं अपने पास में, ठीक है, लेम डक सदस्य अपने पास में कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं संसदीय कार्यवाही के कार्य, ये अपने पास में साधन, जैसे प्रश्नकाल की बात अपन ने करी है। एक सेकेंड में प्रश्नकाल की अपन बात करते हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट जो हावर रहता है किसका, पहला जो घंटा रहता है, अर्थात प्रथम जो सेशन रहता है संसद का, वो क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। अब प्रश्नकाल में क्या होता है भाई, प्रश्नकाल चल रहा है, अभी अपन टीचर्स डाउट सोल्व करते हैं अपने, तो अपन क्या अपने डाउट पूछते हैं, ठीक उसी प्रकार से सदस्य क्या पूछते हैं? प्रश्न पूछते हैं, और सामान्यतः मंत्री उत्तर देते हैं अपने पास में। अब प्रश्न कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के, एक तो तारांकित, एक अतारांकित और एक अल्प सूचना वाले, ठीक है। एक तारांकित होते, एक अतारांकित, एक अल्प सूचना वाले। अब भाई तारांकित प्रश्नों का उत्तर तो मौखिक में दिया जा सकता है। इसके बाद क्या पूछे जाएंगे? पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं अपने पास में। इसके बाद आते हैं अतारांकित प्रश्न, तो इनके अंदर लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है अपने पास में, और इसलिए इसके बाद क्या है, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। भाई अतारांकित तो आप लिखित रिपोर्ट में दे रहे हो ना, तारांकित तो क्या है, मौखिक है। अब मान लो अगर आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है मुँह से, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप बोल सकते हो सर एक बार और समझा दो, परंतु उस टीचर ने आपको लिखवा दिया है कॉपी में, फिर आप उसको पूछ नहीं सकते कि सर ये दोबारा लिखवाओ आप, क्योंकि वो 3-4 बार रिपीट करके आपको लिखवा चुके हैं। तो इसलिए क्या है, इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते अपने पास में, ठीक है। अब देखो अल्प सूचना के प्रश्न क्या होते हैं कि भाई वे प्रश्न होते हैं जिन्हें कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाएगा, और उनका उत्तर भी क्या है, मौखिक ही दिया जाएगा। अब देखो मौखिक में भी मौखिक और अल्प सूचना वाले प्रश्नों में भी मौखिक उत्तर दिया जाता है अपने पास में, ठीक है। मंत्रियों के अतिरिक्त प्राइवेट सदस्यों से भी प्रश्न किए जा सकते हैं, और इस प्रकार कोई भी प्रश्न किसी प्राइवेट सदस्य को भी संबोधित हो सकता है यदि प्रश्न की विषय वस्तु किसी भी विधेयक, संकल्प अथवा सदन की कार्यवाही से संबंधित हो, और यह अन्य मामलों से जुड़ी हुई हो, जिसके लिए क्या होते हैं, सदस्य उत्तरदायी होते हैं। और ऐसे प्रश्न से संबंधित प्रक्रिया कैसे होगी, जैसे किसी मंत्री से प्रश्न पूछने के लिए होती है। तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना और प्राइवेट सदस्यों से किस प्रकार के रंगों में छपी होती है। अब देखो तारांकित आया तो हरे में, अपने पास अतारांकित की बात करेंगे तो सफ़ेद में, अल्प सूचना में कौन से, हल्के गुलाबी और पीले रंगों में छपी होगी, ताकि वो क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग। भाई किसी की कोई पहचान होती है ना कि किस प्रकार से तारांकित प्रश्न है, तो अब मैं तारांकित को कैसे पहचानूंगा, हरे कलर से मैं पहचानूंगा। अतारांकित है तो सफ़ेद कलर से मैं पहचानूंगा, और अल्प सूचना के प्रश्न तो मैं हल्का गुलाबी और पीले रंगों में छपी होती है। पीला रंग अपने पास है, सफ़ेद रंग ये अपने पास जो अतारांकित है क्या है, सफ़ेद रंग है, और अपने पास हरा दे रखा है तो हरा कलर अपन यूज़ कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, तारांकित प्रश्न हो जाएंगे अपने पास में। तारांकित में क्या है अपने पास, हरा कलर। तारांकित में कौन सा कलर आता है अपने पास में, बताओ, सफ़ेद कलर। जो सफ़ेद कलर है ही सही अपने पास, ये चलेगा भी नहीं यहाँ पे, देखो, ठीक है। और फिर अपने पास आता है अल्प सूचना वाले, तो अल्प सूचना में कौन से, एक तो ग्रीन होता है और हल्का गुलाबी होता है अपने पास में, तो ये हल्का गुलाबी हो गया अपने पास में, ठीक है। तो तारांकित में हरा, तारांकित में सफ़ेद जो है, और अल्प सूचना में हल्का गुलाबी और पीला कलर अपने पास होता है, ठीक है। तो आज अपन ने क्या देखा, आज अपन ने पढ़ा यहाँ से
कहाँ से, सभापति के पैनल। उसके पहले अपन ने देखे राज्यसभा के सभापति के बारे में। तो आर्टिकल 64 में उल्लेख है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अपने पास में। ठीक है, अब अगर राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो सभापति का पद खाली हो जाएगा, और सभापति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपसभापति करेगा। उपसभापति कौन है अपने पास में प्रेजेंट टाइम पे, अपने पास कौन है प्रेजेंट टाइम में उपसभापति, हरिवंश नारायण सिंह है अपने पास में। ठीक है, अब देखो लोकसभा अध्यक्ष क्या तय करता है, दो शक्तियां एक्स्ट्रा होती है लोकसभा अध्यक्ष के पास। पहली क्या कि वो धन विधेयक है या नहीं, इसकी फैसला भी कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। और संसद की जो संयुक्त बैठक होती है उसका पीठासीन अधिकारी भी कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है अपने पास में। ठीक है, और क्या जब मत बराबर होते हैं तो उसी स्थिति में वो वोट कर सकता है। इसके बाद अपन ने उपसभापति के बारे में देखा था। भाई उपसभापति चुनाव जाते तो राज्यसभा से उसकी सदस्यता अगर समाप्त हो जाए तो उसे उपसभापति का पद छोड़ना होगा, और अपना इस्तीफा वो अगर सभापति को दे दे तब भी, और उस पर क्या महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव पारित हो जाएगा। इसके बाद अपन ने देखा था कि जब बराबर वोट की स्थिति होती है तो क्या राज्यसभा का उपसभापति अपना निर्णायक मत देता है। ठीक है, और जब अगर उससे हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तो क्या है, सदन का पीठासीन अधिकारी नहीं होता है, मतलब किसी भी कार्यवाही में वो पीठासीन अधिकारी की भूमिका नहीं निभाता अपने पास में। सभापति के पैनल की बात करी थी, 10 सदस्यों का क्या होता है, सभापति पैनल होता है अपने पास में, जो कि नामित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद संसद के सचिवालय की बात अपन ने करी कि भाई जैसे क्या, अब देखो दोनों सदनों के सचिवालय का मुख्य कौन होता है, महासचिव होता है अपने पास में। लोकसभा का महासचिव कौन है, उत्पल कुमार सिंह, और राज्यसभा के पीसी मोदी अपने पास में, तो उसकी नियुक्ति सदन का अधिकारी करेगा। फिर इसके बाद में अपन ने क्या देखा था, सदन का नेता। तो सदन का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और वो क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष सदस्य हो और प्रधानमंत्री के द्वारा सदन के नेता के रूप में हो। ठीक है, राज्यसभा में एक सदन का नेता होता है और वो क्या होता है, मंत्री होता है, और जिसे कौन करता है, राज्यसभा के सदस्य हो तो उसे भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही मनोनीत किया जाता है अपने पास में। ठीक है, इसके बाद अपन ने देखा स्थगन। तो 2 सत्र होते हैं, एक तो 11 से 1 होता है, एक 2 से 6 होता है। अब क्या अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा, तो उसे समाप्त भी किया जा सकता है, और स्थगन के द्वारा बैठक के कुछ कार्य को निश्चित समय के लिए भी उसको क्या है, निलंबित कर सकते हैं अपन। फिर आता है अनिश्चित काल के लिए। भाई अब अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था स्कूल वाला, तो ठीक उसी प्रकार से आपको बिना बताए कितने दिनों बाद आहूत किया जाएगा, आप उसकी कोई जानकारी नहीं है, तो उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगन बोला जाता है। इसके बाद अपने आता है विघटन। तो विघटन का अधिकार किसको अपने पास में, राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति स्वविवेक के अनुसार विघटन करने का निर्णय ले सकता है। और एक क्या, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का पूरा हो जाए और राष्ट्रीय आपातकाल के लिए समय बढ़ा दिया गया हो। ठीक है, फिर विधेयकों के संबंध में अपन ने बात करी थी। अगर कोई विचाराधीन कोई भी विधेयक लोकसभा में विचाराधीन है तो क्या, राज्यसभा के द्वारा हस्तांतरित किया जाता है, और राज्यसभा से पारित हो, लोकसभा में तो पारित हो चुका है, परंतु राज्यसभा में विचाराधीन क्या विधेयक समाप्त हो सकता है। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों में पारित नहीं हुआ सहमति के कारण, तो दोनों सदनों वो विचार विघटन करने से पहले क्या है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है, तो वो भी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अब देखो कोई भी विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन है तो लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता है, तो उसे क्या समाप्त भी नहीं माना जाएगा अपने पास में। और ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों के द्वारा पारित हो और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो, तो वो भी समाप्त नहीं होता अपने पास में। इसके बाद कोरम 1/10 सदस्य, लोकसभा के लिए 55 सदस्य अधिकतम, राज्यसभा के लिए 55 सदस्य अधिकतम होते हैं अपने पास में। ठीक है, अगर वो दोनों का अभाव है कि कंप्लीट सदस्य नहीं आ रहे तो वो उस बैठक के अभाव में क्या सदन को स्थगित कर सकता है। भाषा, तो संसद में भाषा जो अपने पास राजभाषा अधिनियम कब आया था, 1963 में, तो इसके साथ अनुमति दी गई कि हिंदी के साथ साथ क्या है, अंग्रेजी को भी अनिवार्यता कर दी गई थी अपने पास में। और क्या मातृभाषा में बोलने का भी अधिकार है प्रत्येक सदस्य को, और आजकल क्या है, ट्रांसलेशन यानी अनुवाद की भी क्या है व्यवस्था की गई है अपने पास में। इसके बाद आते हैं मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार। किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं, परंतु बस एक ही अधिकार नहीं होता है, वोट देने का अधिकार उनको नहीं होता है अपने पास में, ये इसके अंदर बोला था। और कोई भी मंत्री बिना सदन का सदस्य रह सकता है बिना किसी सदन का सदस्य बने, परंतु उसे 6 महीने के अंदर अंदर क्या है, किसी भी सदन की सदस्यता जीतनी होगी यानी ग्रहण करनी होगी, और अन्यथा 6 महीने बाद मंत्री का पद समाप्त हो जाएगा। फिर नियम एक सत्र अपन ने पढ़ा क्या, लोकसभा की गठन से पहले जो लोकसभा का अंतिम जो सत्र होता है, जिसमें क्या जो नई लोकसभा में चुनाव नहीं जीत पाते तो उनके लिए वो लेमडेक सत्र कहलाता है। फिर अपन ने देखे 3 प्रश्नकाल होता है, पहला घंटा 3 प्रकार के प्रश्न, तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना वाले। तारांकित प्रश्नों की पहचान क्या होती है, हरे कलर का होता है, अतारांकित सफ़ेद कलर का, और अल्प सूचना वाले हल्के गुलाबी और पीले कलर के प्रश्न होते हैं। ठीक है, ये अपन ने यहाँ तक आज देखा, इसके आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। सो आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। अपन ने बिल्कुल धीरे धीरे से एक एक करके अपन पढ़ रहे हैं। ये देखो यहाँ से अपन ने चालू करा था, आज अपन कौन से स्लाइड तक पहुँचा, अभी 50 तक पहुँच गया अपन। ठीक है,
तो अपना उद्देश्य ये नहीं कि अपने को सिर्फ एक स्लाइड्स कंप्लीट करनी है, अपना उद्देश्य इसके अंदर का जो कंटेंट है कि जो आपके यूपीएससी का, चाहे आप एग्ज़ाम दो, चाहे आप एसएससी दो, किसी भी अदर स्टेट पीसीएस भी एग्ज़ाम दो, तो आपका वो भी क्या हो, इसके अंदर से अपनी क्वेश्चन मिले स्लाइड के अंदर से जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्रॉन्च एकेडमी अपनी पूरे जो कंप्लीट जितनी भी चाहती है कि किसी भी बच्चे का एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो तो वो इसी कंटेंट से हो अपने पास में, ठीक है। सो आई होप आपको क्लास समझ आई होगी, और अगर क्लास आपको समझ आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, सेशन को शेयर करना और क्रॉन्च एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। थैंक यू सो मच।